नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट मिनेश चौहान जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर जो ये वकील संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जो लगातार विरोध जताया जा रहा है, बल्कि दिल्ली ही नहीं तमाम देश अदालतों में भी विरोध जता रहे हैं। आखिर इस संशोधन में ऐसा क्या है जिसको लेकर ये विरोध लगातार चल रहा है? देखिए, जो ये एडवोकेट ड्राफ्ट आया है अमेंडमेंट बिल 2025, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिससे वकीलों का राइट जो है एक किस्म से छीना जा रहा है, और जो हमारी स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का हमारा राइट है उसको भी काफ़ी अफेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि इसमें दो सेक्शन पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे ऐसे जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 35A और सेक्शन 45B, 45B। इन दो सेक्शंस के अंदर ऐसी चीज़ें काफ़ी आई हैं जिससे वकीलों का राइट प्रभावित होगा, और हमारा जो काम करने की जो कार्य प्रणाली है, हमारी कार्यशैली है, वो भी इफ़ेक्ट करेगी। हम उतना फ्री तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जितना अभी करते हैं। उसका रीज़न है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर समाज से कोई आता है और हॉस्पिटल के अंदर वो किसी का ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन के दौरान कोई खामी रह सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप डेथ पेनल्टी दे दोगे कि जी इसने जो है ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया और जो है इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझ के इसको मार दिया। तो इस टाइप के एलिगेशन हमारे ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये 35A और 45B इंसर्ट होती है तो इसके अंदर। क्योंकि जो 35A है उसके अंदर इन्होंने एक तो प्रोटेस्ट का राइट हमारा छीन लिया कि जी आप जो है कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाइकआउट नहीं कर सकते, एब्सटेन फ्रॉम वर्क नहीं कर सकते। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर वकीलों के खिलाफ कुछ गलत काम होता है, गवर्नमेंट करती है या कोई जज करता है, जुडिशियल ऑफिसर करता है या और कोई करता है, या थाने के अंदर किसी किस्म की कोई बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हम पब्लिक लाइफ डील करते हैं यहाँ पे बैठ के, डेली क्लाइंट्स के साथ हम डील करते हैं, हमारा चैम्बर भी है, प्राइवेट प्लेस भी है, उसके अंदर भी कोई मिसकंडक्ट हमारे साथ होता है। तो अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अगर ये 35A इनका अलाउ हो जाता है और ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे तो राइट छिन जाएंगे सारे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे मौलिक राइट है। हर एक आदमी को राइट है, समाज के हर वर्ग को राइट है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, किसान भी आवाज़ उठा सकता है और सब आवाज़ उठा सकते हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि वकील समाज अपनी आवाज़ दबा के बैठ जाए? आज़ादी के टाइम से लेके, शुरुआत से लेके, जब से आज़ादी का टाइम और उसके बाद में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी। समाज में अगर कुछ गलत होता है तो वकील सबसे आगे बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसका विरोध भी करता है। तो ये वकीलों की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है जो 35A के जरिए ये इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इनका दूसरा सेक्शन है उससे भी मैं ज़्यादा इन्होंने एक गलत प्रोविज़न लेके आ रहे हैं 45B में, जो इन्होंने मिसकंडक्ट और फाइनेंशियल लॉस वाली बात की है जी। कि अगर वकील के पार्ट पे कुछ गलत हो जाए, देखो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज पे चलता है। कोई वकील कहीं से स्टडी करके आया, किसी यूनिवर्सिटी से, कोई किसी से पढ़ के आया है, और हर एक वकील की नॉलेज जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। जी। यही रीज़न है कि वकील के अंदर सीनियर जूनियर का इफेक्ट आता है। क्लाइंट भी सर्च करता है तो वो एक ये देखता है कि भाई ये अच्छा लॉयर है, ये सिविल का अच्छा लॉयर है, क्रिमिनल का अच्छा लॉयर है, इसीलिए हिसाब से सर्च करता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वकील के पार्ट पे कोई लैक्यूना अगर रह गया ड्राफ्टिंग करते वक्त, या कोई चीज़ उसने उसके नॉलेज में नहीं थी उस दौरान, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि वो आराम आराम से सीखता है। पहले वो 1-2 साल सीखेगा, जून सीनियर के साथ रहेगा, फिर काम को सीखेगा, करेगा, तो वो टाइम होता है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी नहीं प्रोविज़न रख रखा कि अगर कोई नया लड़का आता है वकालत के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको कोई इंसेंटिव नहीं देती कि भाई चलो इसको 2 साल ये सीखने का पीरियड है या 1 साल सीखने का पीरियड, ना तो सीनियर देता उसको, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है। तो अगर वकील सीखेगा नहीं तो उसकी ड्राफ्टिंग पे उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप इसको 45B को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और इसी एक्ट में ले आते हैं, तो ये तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वकील के खिलाफ फेस करेगा वो, जबकि उसका तो डेलिब्रेट एक्ट नहीं है वो। और डेलिब्रेट एक्ट होना और इंटेंशनल में थोड़ा मार्जिनल लाइन है बीच में, कोई ज़्यादा लंबा डिफरेंस नहीं होता है। उसी चीज़ को आप ये भी कह सकते हो इसका डेलिब्रेट एक्ट था, उसी को ये भी कह सकता है कि इंटेंशनल एक्ट था। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी डॉक्टर का कहा, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको कैसे आप कहोगे कि इसका इंटेंशनली मार दिया इसने या इसने अपने पार्ट पे नेग्लिजेंसी बरती है। तो इन दो चीज़ों को लेके तो खास तौर पे इस एक्ट के अंदर काफ़ी दिक्कत है, और ये बिल कभी भी एक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मोर पर्टिकुलरली इन दो बात को लेकर। तो इस पे फिर क्या सुझाव होते हैं फिर आप? हमारी तरफ से सुझाव ये हैं कि जो ड्राफ्ट आया है ये अमेंडमेंट एडवोकेट एक्ट में,
इस ड्राफ्ट के अंदर काफ़ी प्रोविजंस इन्होंने चेंज किए हैं। जैसे कि इन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की पावर बढ़ा दी है। पहले डिसिप्लिनरी एक्शन होता था तो वो बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे वो बैठ के डिसिप्लिनरी एक्शन देते थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो है उसको ये कह दिया है कि अब ये जुडिशियल पावर होंगी, वो उनको जो है सीआरपीसी और आईपीसी जो बीएनएस और ये आए हैं एक्ट, इनके तहत जो है जुडिशियल पावर माना जाएगा उनकी। तो जुडिशियल पावर अगर उनकी होगी तो वो फिर जुडिशियल हिसाब से उनका ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। वो चलो वहाँ तक भी सहन कर सकते हैं क्योंकि कोई आदमी गलत कर रहा है और डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से ही है और उनका जुडिशियल पावर मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो एंगल से कि भी हमारे एब्सटेन का और बाइकआउट का राइट खत्म करते हैं ये, और दूसरा जो इन्होंने ये जो 45B में डाला और इसको एक्सप्लेन भी किया इन्होंने। 45B को इन्होंने जो है सेक्शन 21A में IA में मिसकंडक्ट को डिफाइन किया है, और मिसकंडक्ट को डिफाइन करके इन्होंने कहा कि नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडवोकेट। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप कि किसके पार्ट पे लैक्यूना रहा है ये, या वकील ने कहीं गलती की है, जानबूझ के की है, डेलिब्रेट कंडक्ट है उसका, या अनजाने में उससे हो गया। तो हम तो छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं जज हमारे पे कंटेम्प्ट लगा देगा, लिटिगेंट जो है हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देगा और फिर हम उसको कंपनसेट भी करेंगे। तो हम तो फ्री होकर काम नहीं कर सकते ना, दबाव के अंदर कोई वकील कैसे काम कर सकता है। मतलब जो एक्ट में जो दिया है उसकी कोई परिभाषा तय नहीं हो पा रही है। एक्ट के अंदर जो दिया है वो मिसकंडक्ट की जो इन्होंने परिभाषा दी है, और जो 45B में इन्होंने लायबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस दिया है, ये इनको इसमें से हटाना चाहिए। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी क्लाइंट आके हमला कर दे, कुछ कर दे, डॉक्टर्स के तो दे दिया इन्होंने, हम इतने टाइम से डिमांड कर रहे हैं, आज तक इन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया हमारे को। अमेंडमेंट एक्ट को लेके आगे, लेकिन जो वकीलों के विरोध में है वो इसके अंदर वो क्लोज इन्होंने डाल दिए हैं। तो वकीलों को दबाने की साजिश है ये, क्योंकि वकील जो है काफ़ी मुखर होकर समाज के अंदर बोलता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में अपने वकील साथियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वकील साथियों से अपील करूंगा, देश भर के अपने वकील साथियों से अपील करूंगा कि यूनाइटेड रहें, एक साथ रहें, और जो स्ट्राइक अभी ऑनगोइंग स्ट्राइक है इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, और जब तक ये बिल वापस ना हो, इसके एक्ट्स में जो प्रोविजंस हैं, ये इनकन्सिस्टेंसीज इनके अंदर है, जिनको हम कह रहे हैं कि इनको रिमूव किया जाए, तब तक ये रिमूव ना हो, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए।